नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 29 मार्च के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हाउ मच एनर्जी डज इंडिया एम टू जनरेट बाय 2047 फ्रॉम न्यूक्लियर पावर? परमाणु ऊर्जा वृद्धि से भारत का 2047 तक कितनी ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य है? तो ये है 100 गीगावाट। इसमें परमाणु ऊर्जा वृद्धि में भारत का 100 गीगावाट प्राप्त करने का लक्ष्य है। इसका उद्देश्य है 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना। इसमें निजी भागीदारी है। परमाणु ऊर्जा को निजी कंपनियों के लिए खोला गया है। इसमें फोकस है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का विकास। इसमें बजट वृद्धि है 2014 से परमाणु ऊर्जा फंडिंग में 170% की वृद्धि। 2024-25 का बजट आवंटन है 20,000 करोड़ से 5 और भारत विकसित किए जाएंगे। वैश्विक सहयोग इसमें फ्रांस अमेरिका के साथ परमाणु प्रयोग की साझेदारी। स्वदेशी विकास, थोरियम आधारित रिएक्टर्स और स्थानीय अनुसंधान को बढ़ावा देना। इसमें जलवायु लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना। इसमें परियोजनाओं का पुनरुद्धार, भवानी रिएक्टर, कुंडकुलम संयंत्र का कार्य तेजी से आगे बढ़ना। रिसेंटली व्हेन वाज वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेटेड? हाल ही में रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 27 मार्च को। ये हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है। इसे 1961 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान द्वारा शुरू किया गया था ताकि रंगमंच के महत्व को मान्यता दी जा सके। वर्ष 2025 का इसमें विषय है रंगमंच और शांति की संस्कृति, जो शांति और समझ को बढ़ावा देने में रंगमंच की भूमिका को रेखांकित करता है। इसका महत्व है कला के रूप में रंगमंच को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहन करना, सरकारी समर्थन की अपील और प्रदर्शन की शक्ति को उजागर करना। Recently, which state level coordination committee organized by RBI was held in Sikkim? हाल ही में सिक्किम में आरबीआई द्वारा आयोजित कौन सी स्तरीय समन्वय समिति बैठक आयोजित की गई है? तो ये की गई है 8वीं। सिक्किम में आरबीआई द्वारा आयोजित 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति बैठक आयोजित की गई है। ये आयोजित की गई है आरबीआई द्वारा गंगटोक में और ये की गई है 26 मार्च 2025 को तहसीलिंग सचिवालय में गंगटोक में। इसके अध्यक्ष श्री रविंद्र तेलंग, मुख्य सचिव सिक्किम। इसके आयोजक हैं श्री तोटंगम जमांग, क्षेत्रीय निदेशक आरबीआई। और इसके प्रतिभागी हैं आरबीआई, एससीबीआई, सिक्किम सरकार के अधिकारी, कानून प्रवर्तन एजेंसी। इसमें मुख्य चर्चा हुई है बर्ड्स अधिनियम का कार्यान्वयन, वित्तीय धोखाधड़ी, डिजिटल धोखाधड़ी की रोकथाम, बाजार खुफिया साझा करना, निवेशक जागरूकता कार्यक्रम। इसमें धोखाधड़ी रिपोर्टिंग हेल्पलाइन है 1930। आरबीआई की पहल है सचेत पोर्टल द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग। इसमें निष्कर्ष है वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम को मजबूत किया गया और वित्तीय साक्षरता पहलों को बढ़ावा दिया गया। How much amount of loan will the central government raise in first half of 2025-26? केंद्र सरकार 2025-26 की पहली छमाही में कितने रुपए का कर्ज जुटाएगी? तो ये जुटाएगी 8 लाख करोड़ का। केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 25-26 की पहली छमाही में दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से 8 लाख करोड़ जुटाने की योजना बना रही है ताकि राज्य के घाटे को पाटा जा सके। ये वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित 14.82 लाख करोड़ के कुल सकल बाजार की उधारी कार्यक्रम का हिस्सा है। इस उधारी को साप्ताहिक नीलामी के माध्यम से पूरा किया जाएगा, जिसमें 10,000 करोड़
सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में भी शामिल होंगे। FY26 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान GDP के 4.4 यानी 15.68 लाख करोड़ लगाया गया है। सरकार इस वित्तीय कमी को पूरा करने के लिए लघु बचत परियोजनाओं और अन्य साधनों का भी उपयोग करेगी। When has the central government decided to stop the gold monetization scheme? केंद्र सरकार ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना बंद करने का निर्णय कब लिया है? तो लिया है 26 मार्च। सरकार ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम समाप्त की। RBI का मौजूदा जमाओं पर अपडेट है। योजना शुरू की गई नवंबर 2015 और शुरू करने का कारण था सोने के आयात और चालू खातों को कम करना। जमा के प्रकार अल्पकालिक 1 से 3 वर्ष, मध्यकालिक 5 से 7 वर्ष और दीर्घकालिक 12 से 15 वर्ष। न्यूनतम जमा सीमा इसकी 10 ग्राम कच्चा सोना और अधिकतम सीमा है इसमें कोई भी नहीं। और इसकी ब्याज दरें हैं अल्पकालिक तो बैंक द्वारा है, मध्यकालिक 2.25% वार्षिक और दीर्घकालिक 2.5% वार्षिक। इसमें कुल जमा है 31,164 ग्राम और अल्पकालिक है 7,509 ग्राम, मध्यकालिक है 9,728 किलोग्राम और दीर्घकालिक 13,926 किलोग्राम। कुल जमा करता है 5,693 और सरकार का निर्णय है 26 मार्च 2025 से मध्यम और दीर्घकालिक जमा बंद है। RBI का मौजूदा जमाओं पर रुख है परिपक्वता जारी रखेंगे और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्थिति की अधिक लागत के कारण बंद है और सोने की कीमत में वृद्धि है। कितनी 90,450 प्रति 10 ग्राम 41.5% की बढ़ोतरी। Who has launched the digital crop service system? डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली किसने शुरू की? तो शुरू की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य है वास्तविक समय में सटीक फसल डेटा संग्रह करना। प्रौद्योगिकी है मोबाइल इंटरफेस, एग्रीस्टैट, एकीकरण, डेटा सुरक्षा, एनिफ्रिक्शन, सुरक्षित API, नियमित सुरक्षा ऑडिट। इसमें गोपनीय अनुपालन, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, राज्य नियंत्रण, संघीय संरचना के तहत राज्य डेटा प्रबंध करते हैं। साइबर सुरक्षा नीति और CERT दिशा निर्देशों का पालन। इसमें किसान समावेशन है FPOs और CSCS कृषि सखी राज्य स्तरीय शिविर। समावेशिता भूमिधारी महिला किसान, बटाईदार और पट्टेदार किसान इसमें शामिल है। How many years has been completed of National Technical Textiles Mission? राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो ये हो गए हैं 5 वर्ष। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2020 से। इसमें क्रियान्वयन निकाय है वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार। बजट आवंटन 1480 करोड़ और स्वीकृति अनुसंधान परियोजनाएं 168 परियोजनाएं 509 करोड़ मूल्य की। और प्रशिक्षण लक्ष्य इसका 50,000 व्यक्तियों को तकनीकी वस्त्रों में प्रशिक्षित करना। प्रमुख पहले इसकी GIST 2.0 ग्रेड योजना, कौशल विकास, टेक्नोटैक्स 2024। निर्यात संवर्धन समर्पित परिषद द्वारा निर्यात को बढ़ावा। मुख्य लाभार्थी छात्र, स्टार्टअप, वस्त्र उद्योग और अनुसंधान संस्थान। इसमें निवेश उपयोग 517 करोड़ में से 393 करोड़ उपयोग। प्रमुख सफलता की कहानियां महीना पीरियड, डेवियर और तमिलनाडु का तकनीकी वस्त्र निवेश। Recently, after the Myanmar earthquake, the Prime Minister of which country has declared an emergency?
हाल ही में म्यांमार भूकंप के बाद किस देश के प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो ये है थाईलैंड ने। म्यांमार के भूकंप के बाद थाई पीएम ने आपातकाल घोषित किया है और इसकी स्थापना म्यांमार और बैंकॉक में, और तीव्रता इसकी 7.7 में, इसकी गहराई 10 किलोमीटर। इसकी मुख्य घटना बैंकॉक में 30 मंजिला इमारत गिरी है और एहतियात इसमें 43 मजदूर फंसे हैं। बचाव अभियान जारी है और इसमें सरकारी कार्रवाई बैंकॉक में आपातकालीन घोषित किया गया है और इसमें जन प्रतिक्रिया है दहशत भवनों के से बड़े पैमाने पर निकासी। Which country has India become in the world in tea export? भारत चाय निर्यात में दुनिया का कौन सा देश बना है? तो ये बना है दूसरा। भारत की चाय उद्योग जो वर्षों से विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही थी, 2024 में उनके लिए बड़ी खुशखबरी आई। भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत 2024 में वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक। इससे श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया है, जबकि केन्या ने पहला स्थान बरकरार रखा है। भारत ने 2024 में 254 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया, जो 2023 के 231 एमकेजी की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। श्रीलंका का चाय निर्यात 2023 के समान स्तर पर बना रहा, जिससे भारत को दूसरा स्थान हासिल करने का अवसर मिला। केन्या 2024 में शीर्ष पर था, उसने 500 एमकेजी से अधिक चाय का निर्यात किया। 2024 में भारत का चाय निर्यात उसके इतिहास का दूसरा सबसे अधिक था। पहली बार 2018 में 256 एमकेजी निर्यात रहा। भारत चाय उद्योग का लक्ष्य 2030 तक 300 एमकेजी का निर्यात करना है। स्टेट अगेन टॉप्ड द मेडल टैली एट खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य फिर से पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो ये है हरियाणा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का दूसरा संस्करण 8 दिनों की रोमांचक खेल प्रतियोगिताओं के बाद शानदार समापन के साथ संपन्न हुआ है। इस प्रतिष्ठित आयोजन में 1300 से अधिक पैरा एथलीटों ने हिस्सा लिया। इसके नई दिल्ली में 3 प्रमुख स्थानों पर आयोजित किया गया: जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और करणी सिंह शूटिंग रेंज में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए 34 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। पहले संस्करण में, जो 2023 में था, हरियाणा शीर्ष पर था। तमिलनाडु 28 स्वर्ण दूसरे स्थान पर और उत्तर प्रदेश 23 स्वर्ण तीसरे स्थान पर। इस संस्करण में कुल 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने। हरियाणा ने कुल 104 पदक, 34 स्वर्ण, 39 रजत और 31 कांस्य जीतकर अपना प्रभुत्व कायम रखा। 2023 में 105 पदक थे, 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य। ये केवल एक पदक कम रह गया है। तमिलनाडु ने इस बार बेहतरीन प्रदर्शन किया, 74 पदक, 28 स्वर्ण, 19 रजत और 27 कांस्य के साथ तीसरे व दूसरे स्थान पर पहुंचा। और उत्तर प्रदेश 64 पदक, 23 स्वर्ण, 21 रजत और 20 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर। उड़ाई एंड हु हैज स्टार्टेड द बायोमेट्रिक चैलेंज? उड़ाई और किसने बायोमेट्रिक
शुरू किया है, तो ये किया है IIT हैदराबाद। दाई और IIT हैदराबाद ने फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम में आयु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज लॉन्च किया है। इसका मुख्य क्षेत्र बच्चों के लिए फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण को सटीक बनाना। इसका लक्ष्य आयु समूह 5 से 10 वर्ष, 5 से 10 वर्षों के बाद बायोमेट्रिक अपडेट के साथ। इसमें डेटा सुरक्षा, गुमनाम डेटाबेस सेट, प्रतिभागियों के साथ डेटा साझा नहीं किया जाएगा। भागीदारी वैश्विक शोधकर्ताओं और डेवलपर्स के लिए खुला। इसमें चुनौती की समय सीमा 25 मार्च 2025 से 25 मई 2025। पुरस्कार एवं अवसर इसमें 7.7 लाख का पुरस्कार, उड़ाई के साथ सहयोग का अवसर, पंजीकरण, लाइव वेबसाइट और इनकी भविष्य की योजनाएं, आगामी चुनौतियां, आइरिस और चेहरे की पहचान एल्गोरिदम के लिए। आधार का प्रभाव प्रतिदिन 90 मिलियन प्रमाणीकरण लेन देन को सक्षम बनाता है। What percentage tariff has been imposed by the US on imported cars and auto parts? अमेरिका ने आयातित कारों और ऑटो पार्ट्स पर कितने % टैरिफ लगाया है? तो ये लगाया है उन्होंने 25%। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित कारों और ऑटो कंपोनेंट्स पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसमें प्रभाव बढ़ेंगे। EU, कनाडा और चीन ने इस कदम की आलोचना की और संभावित रूप से जवाबी टैरिफ लगा सकते हैं। अमेरिकी उपभोक्ता के प्रति वाहन $6,000 तक कीमत बढ़ने का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय वाहन निर्याताओं पर प्रभाव। न्यूनतम प्रभाव, क्योंकि अमेरिका भारत के कुल वाहन निर्यात का 1% से भी कम हिस्सा बनता है। भारतीय ऑटो पार्ट्स उद्योग पर प्रभाव। $2.2 बिलियन मूल्य के ऑटो कंपोनेंट्स अमेरिका को निर्यात किए जाते हैं, कुल का 29%। इसमें प्रभावित कंपनियां सोनू कामस्टार, सुंदरम फास्टनर्स, टाटा मोटर्स। भारतीय टायर उद्योग पर प्रभाव। अमेरिका भारत के कुल टायर निर्यात का 17% हिस्सा रखता है। विदेशी संयंत्रों वाली कंपनियां मैक्सिको में विनिर्माण इकाई वाली भारतीय कंपनियों को आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसमें भविष्य की संभावनाएं। भारतीय कंपनियां अमेरिकी उत्पाद इकाइयों में निवेश कर सकती हैं ताकि टैरिफ छूट का लाभ उठा सके। When will PM नरेंद्र मोदी inaugurate the new पंबन ब्रिज? PM नरेंद्र मोदी ने नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कब करेंगे? तो ये करेंगे 6 अप्रैल को। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन 6 अप्रैल को करेंगे, रामनवमी के दिन। तो ये करेंगे रामनाथपुरम रामेश्वर द्वीप में। उसका निर्माण लागत है 535 करोड़। Who has become the 5th richest woman in the world? तो ये है रोशनी नाडर। रोशनी नाडर HPL टेक्नोलॉजी की चेयरमैन है और ये दुनिया की टॉप 10 सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में शामिल पहली भारतीय महिला है। इनकी रैंक हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में 5वां स्थान है। इनकी कुल संपत्ति है 3.5 लाख करोड़, जो कि 40 अरब अमेरिकी डॉलर है। इनकी संपत्ति में वृद्धि का कारण पिता शिव नाडर से HCL टेक्नोलॉजी का 47% शेयर ट्रांसफर। भारत में इनकी रैंक, भारत के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं ये, और HCL टेक्नोलॉजी का बाजार पूंजीकरण 48
अरब अमेरिकी डॉलर है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि ये नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से है और केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से। वैश्विक मान्यता इनकी सेवेलियर डे ला लेलिजो द ऑनर 2024 फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाएं 2017 से हैं लगातार। दुनिया की सबसे अमीर महिला है एलिस वॉल्टन, 102 अरब अमेरिकी डॉलर। वॉलमार्ट। वेयर वाज द थर्ड एडिशन ऑफ सोरेक्स इंडिया इनएग्यूरेटेड रिसेंटली। हाल ही में सोरेक्स इंडिया के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। विश्वभूमि सेंटर में सोरेक्स इंडिया 2025 का उद्घाटन किया गया है। इसके आयोजक हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसका समर्थन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। ये कहाँ किया गया है? यशोभूमि कॉन्वेंट सेंटर, नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन करता है संतोष कुमार सारंगी। इसमें वैश्विक खरीदार है 45 प्लस देशों से 150 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार। सरकारी पहल है मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, PLI योजना और FTAs। प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं FMCG, FMCD, खाद्य एवं पेय पदार्थ, स्वास्थ्य एवं सौंदर्य, परिधान, वस्त्र, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स। कारीगरों की प्रदर्शनी 10 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कारीगरों की प्रस्तुति की गई है। मुख्य फोकस क्षेत्र इसमें निर्यात संवर्धन, व्यापार सुगमता, व्यापार विस्तार। When has RBI approved the increase in ATM withdrawal charges? RBI ने कब से ATM से निकासी शुल्क में वृद्धि को मंजूरी दी है? दी है 1 मई से। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 मई 2025 से ATM से नकद निकासी पर लागू इंटरचेंज शुल्क में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह शुल्क तब लिया जाता है जब ग्राहक किसी अन्य बैंक के ATM का उपयोग करता है। ये निर्णय वाइट लेबल ATM ऑपरेटर के अनुरोध पर लिया गया है। इसमें मुफ्त सीमा के बाद हर वित्तीय लेन देन पर ₹2 अतिरिक्त शुल्क लगेगा और गैर वित्तीय लेन देन पर ₹1 अतिरिक्त शुल्क लगेगा।